Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to do Psychological Perspective of Education, कानपुर यूनिवर्सिटी B.Ed सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 3. ओके, इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे सोल्यूशन. 23 और 24 का पेपर मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है. दैट इज़ अ पेपर नॉट सोल्यूशन. एंड आज हम करने वाले हैं 22 23 का सोल्यूशन. आई होप कि आप लोगों ने 23 24 के क्वेश्चंस चेक किए होंगे और आपने अभी तक उनको प्रिपेयर भी किया होगा. देखिए टाइम बहुत कम बचा है, तो कम से कम ये बिल्कुल मिनिमम तैयारी है आपकी कि इन दोनों पेपर्स को अच्छे से पढ़ कर जाइए. और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. इसके अलावा एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में मैंने पढ़ने का पूरा ही तरीका बताया हुआ है कि आपको कैसे पढ़ना है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपकमिंग वीडियोस. ये पेपर थोड़ा सा टफ है और सब जिसके लिए नया है, जो पढ़ रहा है पहली बार, उसको तो बहुत ही टफ लगने वाला है. सो इसके बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस 23 24 में रिपीटेड हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. ठीक है, एक्सप्लेन इट. ये क्वेश्चन देखिए 23 में हमारा शॉर्ट में आया है, बट 24 में यही क्वेश्चन लॉन्ग में आया है सेम. तो मैंने यहाँ पर कंटेंट ऐसा डाला हुआ है कि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट कहीं भी आता है तो आप इजीली कर पाएंगे. समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि रटने से ज़्यादा ये चीज़ें समझने वाली हैं. अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप इजीली एग्जाम में अपने लिख पाएंगे. इसके अलावा B.Ed में आपको नोटबुक कैसे लिखनी है, क्योंकि कॉपी लिखने का भी बहुत अपना अलग इम्पोर्टेंस है, तो वो पूरी टिप्स एंड ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको शेयर करूँगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर तो पूछा है उन्होंने नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉन्ग आंसर टाइप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ. तो हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी भी करेंगे. ओके, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. तो ये सभी को पता है कि साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी ही पढ़ी जाती है कि उनका कैसा बिहेवियर है और कैसा उनका मेंटल प्रोसेस है. सिंपल, बिहेवियर इज एनी एक्शन दैट अदर पीपल कैन ऑब्जर्व और मेजर, लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग एंड ईटिंग एक्सेट्रा. दीज आर द बिहेवियर्स. ओके, एंड मेंटल प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं? कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ दैट आर पर्सनल मेंटल एक्टिविटीज़ दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व. इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लाइक हम ड्रीमिंग, परसेप्शन या कोई थॉट प्रोसेस है आपके माइंड में चल रहा है तो उसे कोई ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता, बट जो बाहर का बिहेवियर है वो आपका ऑब्जर्व किया जा सकता है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द साइकोलॉजी मीनिंग. नाउ कमिंग टू द एटमोलॉजिकल मीनिंग, क्या होता है कि मीन्स शाब्दिक अर्थ. The word psychology is derived from the two Greek words. This is psyche and logos. The word psyche means soul or spirit, and logos means study. Logos means study. So psychology is the study of soul, science of mind, or science of consciousness. It is also called okay, but by some philosophers. ऐसा होता है कि इनिशियली जब ग्रीक फिलोसफर्स ने इसको जनरेट किया था तो ये होने लगा था कि इसे हम स्टडी ऑफ सोल या साइंस ऑफ माइंड या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस करेंगे. बट नाउ मॉडर्न डेज में as many philosophers and psychologists upheld and carried forward the concept of psychology is the science of study of mind. ओके, तो आजकल इसी को माना जाता है कि दिस इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ माइंड. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली साइकोलॉजी में बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च होते हैं. साइकोलॉजिकल बिहेवियर को भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है. चलिए, अब मैंने आपको बोला हुआ है कि 2 से 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही लिखनी है, उनको ज़रूर आप लर्न करके जाएंगे. जैसे कि J.B. वॉटसन ने साइकोलॉजी के बारे में क्या कहा है? साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर. क्रो एंड क्रो ने कहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स. क्लियर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पूछा था एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को, साइकोलॉजिकल जो हमारी थ्योरीज हैं उनको एजुकेशन में कैसे यूज़ करते हैं. दिस इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. इट इज़ अ कंबाइंड ऑफ 2 वर्ड्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी. एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ विच वी कैन चेंज बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड और मैन इन अ डिज़ायर्ड वे. एजुकेशन भाई हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर ही
एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा मतलब क्या है, बेसिकली एजुकेशन की एक डेफिनेशन भी आती है, तो वो भी चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड द एजुकेशन। एंड साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो और साइकोलॉजी क्या होती है, उसी बिहेवियर को स्टडी करना। सो बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी में बी डिफाइंड इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड टू एजुकेशन। ओके, डिस्कस्ड आई बिफोर। नाउ कमिंग टू द एक डेफिनेशन यहाँ से देख लेते हैं, स्किनर, ठीक है। ये स्किनर्स बिहेवियरिज्म पर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे स्किनर, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो याद कर लेंगे आप लोग इसको। नाउ कमिंग टू द नेचर, जो क्वेश्चन हमारा था कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्कस करनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने इतनी चीज़ें इसीलिए डिस्कस की हैं क्योंकि लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही आप तैयार कर सकते। ओके, नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर एजुकेशनल लिखा है, लेकिन गलती से अगर साइकोलॉजी का भी आ जाए, ठीक है, नेचर ऑफ साइकोलॉजी की जगह अगर नेचर ऑफ साइकोलॉजी भी आ जाए, तब भी आप इसी तरीके से सब कुछ डिस्क्राइब कर दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यही ट्रिक है कि आपको उसी को बस एजुकेशन हटा के साइकोलॉजी साइकोलॉजी करके और एजुकेशन को भी इंक्लूड कर देंगे तो भी वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी एज अ साइंस, तो साइकोलॉजी अब साइंस है, जैसा बोला ही, इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ माइंड। Psychology is a systematic and scientific study of human behavior and mental processes. Clear? It follows observation, experimentation, and analysis to understand how people think, feel, and behave. Clear हो गया? देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है। अगर ये लंबा हो जाएगा, आप प्लीज़ इसको 1x स्पीड करके देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं, ठीक है। साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, तो पहला हो गया साइंस, दूसरा होगा सोशल साइंस। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर और इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि आप एक ह्यूमन पर्सनल लाइफ में इंडिविजुअल तो है ही, कैसे बिहेव करता है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, बट वो सोशली कैसे बिहेव करता है इसकी भी स्टडी हम साइकोलॉजी में करते हैं। हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद सोसाइटी, तो ये भी इसके एक नेचर में आता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज ए पॉजिटिव साइंस। साइकोलॉजी एम्स टू डिस्क्राइब, explain, predict and control human behavior. It follows objective methods but also acknowledges subjective experiences. Clear? Next आता है psychology as is applied science. अभी बात हुई कि एजुकेशन में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, तो यहाँ से आता है अप्लाइड साइंस। साइकोलॉजी इज जस्ट नॉट अबाउट theoretical, it has practical implications in education, counseling, health, businesses and more. ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स जब भी, जैसे जो अभी गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपका नेक्स्ट आएगा सेमेस्टर 3 में, तो काउंसलिंग की जहाँ पे यूज़ होती है, या एज ए टीचर जब आप स्टूडेंट को टीच करते हैं तो बेसिकली उसके इमोशंस को, उसके बिहेवियर को और उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, तब उसको आप टीच करते हैं, ठीक है। एक ही पैटर्न पे आप हर बच्चे को नहीं डील कर सकते, हर बच्चे की अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है और उसकी साइकोलॉजी को समझ कर फिर टीचर की को उसके अकॉर्डिंग डील करना होता है। So educational psychology helps teacher to understand learning process, students' motivation and classroom management. Okay. Psychology is a dynamic and involving discipline. So theories in psychology keep moving with new research, changing societal needs. सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। इट इज़ अ डायनेमिक, ऐसा नहीं है कुछ फिक्स थ्योरीज बन गई है और उसी पर हमें जीवन भर या हमेशा हर जनरेशन उसी पर काम करेगी। इट अडेप्ट टू कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। क्लियर? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़, ठीक है। जैसे इट कनेक्ट्स विद बायोलॉजी, ब्रेन फंक्शंस, फिलोसफी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, सोशोलॉजी, सोशल बिहेवियर एंड एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस। तो सिंस ये सब से कनेक्ट होती है, ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी प्लेज अ क्रुशियल रोल इन करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन में एक क्रुशियल रोल प्ले करती है क्योंकि हम चाइल्ड की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे और स्टूडेंट का असेसमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
साइकोलॉजी स्टडीज़ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर। जो आप कॉन्शियसली कर रहे हैं वो तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसे मतलब अनकॉन्शियसली भी कुछ बिहेवियर करते हैं जिसको भी टीचर ऑब्जर्व करता है। या अगर साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, इफ़ अ पर्सन हैज़ एनी प्रॉब्लम, तो वो भी उनके अनकॉन्शियस बिहेवियर को भी नोटिस करते हैं। साइकोलॉजी यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैथड्स। ठीक है, अब इसमें आपने आगे देखे होंगे बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। रिसर्च इन साइकोलॉजी इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंट्स, केस स्टडीज, सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस। दीज आर द मेथड्स हैं जो क्वालिटेटिव हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं। यूज बोथ स्टैटिस्टिक एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्वालिटेटिव। तो जो स्टैटिक्स है, जो डेटा पे साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव, बट उसको फिर डेटा को एनालिसिस करके एक वो चार्ट तैयार करेंगे, एक डिस्क्रिप्शन देंगे कि द पर्सन हैज़ व्हाट, व्हाई दे आर सेइंग दैट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट एंड ऑल लेने के बाद वो ये बताते हैं कि इसको ऐसा पर्सन का ऐसा बिहेवियर क्यों है। तो जब उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है और इसमें आप इतना भी बढ़ाकर लिख सकते हैं, बट मैंने बोला है कि वहाँ 2 घंटे में टाइम ही नहीं होता ज़्यादा लिखने का। तो इतने सारे टर्म्स आप अपने दिमाग में रख के जाएंगे, आप साइकोलॉजी आ जाए या एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाए, यही पूरा कंटेंट आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। थोड़ा सा और बढ़ाना है तो लास्ट में यहाँ पर आप एक कंक्लूजन भी डाल सकते हैं, एक पॉइंट डाल देते हैं कंक्लूजन, और फिर इन सारे चीज़ों को वहाँ पर और लिख देते हैं वापस से। इट कंक्लूड साइकोलॉजी इज दिस 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 दिस। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन इंक्रीज हो जाता है। और मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, विच इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, क्योंकि यही तो मेन साइकोलॉजी का काम है कि आप ह्यूमन बिहेवियर से, उनके अनकॉन्शियस और कॉन्शियस बिहेवियर से की स्टडी करते हैं, वहाँ से डायग्नोस करते हैं, और फिर उन डायग्नोसिस के बेसिस पर जो रेमेडियल टीचिंग हमें देनी है हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोनों में डिफरेंस क्या है? Education psychology focuses on understanding learning difficulties and improving students' academic performance. Okay, and the diagnostic and remedial method are two methods, important approaches used in this field. This means जो diagnostic है वो हमें learning difficulties को understand करने में मदद करेगी, फिर उनकी performance को improve करने के लिए जो भी हम approach करेंगे, that is a remedial method. Okay, now हम देख लेते हैं difference. Definition: identifies learning difficulties, disabilities, behavioral problem in students. Remedial क्या method क्या करेगा? Provide solutions and strategies to overcome learning and difficulties. I am telling you again and again, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया है, इसी में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यहाँ से आप ये पूरा कंटेंट उठाएंगे और इसको जो है पूरे सेंटेंस बना के लिख देंगे। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, ऐसा सिर्फ इसमें दिया है आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिकल्टीज, डिसेबिलिटीज और बिहेवियर प्रॉब्लम इन स्टूडेंट। तो आप पूरा लिख देंगे इट मेथड वी आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिकल्टीज, डिसेबिलिटीज और बिहेवियर प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका वो 2 से 3 लाइन का स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीएड में ये ट्रिक्स आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली कितना भी पढ़ के जाएं 2 घंटे में आपको पूरा याद रखना इट्स नॉट इजी। तो और आपको पूरा पेपर तो करना ही है सॉल्व, और साथ में शॉर्ट आंसर्स के लिए 1 to 1.5 पेजेस में ही करना है। ठीक है, उससे कम में मत करिएगा, अदरवाइज आउट ऑफ 5 ही विल गिव यू 3 मार्क्स। चलिए देख लेते हैं। तो पर्पस क्या कहता है? टू एनालाइज, पर्पस दोनों का क्या है? टू असेस एंड एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन लर्निंग बिहेवियर। जो कॉज क्या है उसकी बात करते हैं, और यहाँ पर क्या है उसी को फिर टू करेक्ट और इम्प्रूव द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम थ्रू प्लान्ड इंटरवेंशन। प्लानिंग करके फिर उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फोकस, अब एजुकेशन में कैसे काम करती है? फॉर फाइंडिंग व्हाट एंड व्हाई स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया, स्लो लर्निंग, जो बताया इंक्लूसिव एजुकेशन में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर काम करती है, और इम्प्लीमेंटिंग हाउ टू हेल्प द स्टूडेंट ओवरकम द डिफिकल्टीज। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रोसेस, इन्वॉल्व असेसमेंट टूल्स, टेस्ट, ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस टू डायग्नोस प्रॉब्लम। इन सारी चीज़ों के थ्रू इसको प्रोसेस करते हैं, और इन्वॉल्व स्पेशल टीचिंग मेथड्स, स्पेशल एजुकेशंस होती हैं, थेरेपीज़ होती हैं, काउंसलिंग होती है, मॉडिफिकेशंस इन लर्निंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द डायग्नोस। यहाँ पर ये चीज़ें की जाती हैं।
टेक्निक क्या है इसके लिए? साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं एंड इंटरव्यूज़ होते हैं। और इसमें क्या होता है? स्पेशल इंस्ट्रक्शनल मेथड, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स, रीइंफोर्समेंट टेक्निक एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। तो डायग्नोस करने के बाद हम रेमेडी में ये सारी चीज़ें करते हैं। आउटकम निकल के क्या आता है? प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस। क्लियर हो गया होगा? देखिए, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए पूरा कंटेंट बनाया है जिससे आपको लास्ट टाइम पर मतलब दिमाग में सारी चीज़ें आसानी से बैठ जाएं। चलिए, एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ डाल दिया है कि आपको समझ में आ जाए। डायग्नोस्टिक मेथड, अ स्टूडेंट इज अनएबल टू रीड फ्लुएंटली। अगर कोई स्टूडेंट है जो रीड नहीं कर पा रहा है तो एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट अ रीडिंग टेस्ट एंड फाइंड दैट द चाइल्ड हैज़ डिसलेक्सिया। ठीक है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम होगा। देन आप इसके लिए रेमेडियल मेथड में क्या करेंगे? स्पेशल फोनिक्स बेस्ड रीडिंग एक्सरसाइज एंड मल्टी सेंसरी टीचिंग टेक्निक्स आर यूज टू हेल्प द इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। वही जो तारे ज़मीन वाला केस था जिसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, वो बी को डी और डी को बी लाइक दिस पढ़ रहा था, फिर आमिर खान आते हैं एज ए स्पेशल एजुकेटर और उसको उसकी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। क्लियर? नाउ द कंक्लूजन, diagnostic method is used to identify problems while the remedial method is used to solve them. Both are essential for effective teaching and learning educational psychology. अब ये देखिए, ये कंटेंट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कंक्लूजन में, ऊपर वाली चीज़ों को ही बढ़ा के वापस से लिख दिया क्योंकि हमें पेजेस भी तो करने हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप कि समझ में आ गया आपको। डायग्नोस्टिक मेथड एंड रेमेडियल मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर एक आ जाता है तो भी डिस्क्राइब कर देंगे, दूसरा आता है रेमेडियल तो भी डिस्क्राइब कर देंगे, दोनों को साथ में आता है तो भी डिस्क्राइब कर देंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। देखिए, ग्रोथ किससे रिलेटेड है? क्वांटिटेटिव टर्म से। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका पूरा जो बॉडी फिजिक है, दैट कम्स इन ग्रोथ। और फिजिक डेवलपमेंट में क्या आता है? ग्रोथ इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट आता है और ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ओके, सो अब इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? दीज फैक्टर्स डिटरमाइन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। बच्चे से लेके बड़े तक ये फैक्टर्स कहीं भी इफेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो जेनेटिक फैक्टर है, हेरिडिटी। इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स सच एज हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, स्किन कलर, आई कलर अफेक्ट ग्रोथ। जैसा पेरेंट में होगा तो मोस्ट कॉमनली हेरिडेटरी अगर फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो पेरेंट्स से आएंगे। या जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कभी कभी आ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम, हेमोफिलिया कैन इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। द सराउंडिंग इन विच अ चाइल्ड ग्रोस प्लेज अ क्रुशियल रोल इन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली एक सराउंडिंग का तो बहुत ही बड़ा रोल पड़ता है। आप किस तरह के सोसाइटी में आप बड़े हो रहे हैं, आपका नेबरहुड कैसा है, उसका आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ता ही पड़ता है। फैमिली एनवायरनमेंट, स्कूल, पीयर इन्फ्लुएंस, कल्चर एंड सोसाइटल नॉर्म्स शेप पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। ओके, क्लियर हो गया। देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन इस समय नहीं कर रही हूँ बट इट इज़ वेरी ईजी, आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूट्रिशनल फैक्टर कैसे इम्पेक्ट करते हैं? अब आपको ये सारे पॉइंट दिमाग में रख कर जाने हैं। ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यूनिटी। मॉल न्यूट्रिशन कैन लेड टू स्टंट ग्रोथ, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड हेल्थ इश्यूज। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, हार्मोनल फैक्टर्स। ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स रेगुलेट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपके हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से भी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं, थायराइड डिसऑर्डर, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी कैन अफेक्ट हाइट, वेट एंड पुबर्टी ऑल्सो। ओके, तो फिजिकल एंड मेंटल में भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब आपके इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे काम करते हैं?
अगर आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा ट्रॉमा है बच्चे के, तो वहाँ पर उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, इमोशनली वो अपने फैमिली मेम्बर से उसका इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, या पेरेंट्स से कुछ उसका नहीं कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं जाके उसको इमोशनली हर्ट करता है। अ पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट लीड्स टू कॉन्फिडेंस, बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ट्रॉमा कैन नेगेटिवली इफेक्ट मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अ चाइल्ड्स एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशंस अफेक्ट्स डेवलपमेंट। क्लियर? Children from low-income families may face challenges like malnutrition, lack of educational opportunities. तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। कल्चरल बिलीव्स, ट्रेडिशंस, पेरेंटिंग स्टाइल्स इन्फ्लुएंसेस सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। ओके, पीयर प्रेशर है, कम्युनिटी वैल्यूज़ हैं, इन सारों का चाइल्ड के बिहेवियर पर बहुत फ़र्क पड़ता है। नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल फैक्टर, एसेस टू गुड स्कूलिंग, स्टिमुलेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, इनहेंस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। अगर आपका स्कूल अच्छा है तो अच्छी स्कूलिंग होगी, तो आपके अलग तरह का डेवलपमेंट होगा, और अगर लैक ऑफ एजुकेशन है तो वो आपके कॉग्निटिव एंड सोशल दोनों तरह के जो डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव्स मसल ग्रोथ, कोऑर्डिनेशन एंड ओवरऑल हेल्थ। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल कैन लेड टू ओबेसिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कॉन्क्लूजन। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट एक बढ़ा दिया इसी में, ग्रोथ एंड कॉन्क्लूजन डेवलप्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। दो तरह के फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, एक हेरिडिटरी और एक एनवायरमेंटल। अ हेल्दी, स्टिमुलेटिंग एंड सपोर्टिव एनवायरमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल रीच देयर फुल पोटेंशियल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। ठीक है, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, और यहाँ से आप चीज़ें बड़ी आसानी से लिख लेंगे। अच्छे से इन पॉइंट्स को 2-3 बार देखकर और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। अब यहाँ से आपकी 2-3 थ्योरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये शॉर्ट में आया है 23 में, और फिर लॉन्ग में आ गया है 24 में। पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा लॉन्ग के अकॉर्डिंग ही पूरा कंटेंट लिखा हुआ है कि अगर लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में आता है, और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, इसको छोड़ के मत जाइएगा, ये ज़रूर आ सकता है। 100% चांसेस है इसके आने के, दोनों साल में लास्ट 2 ईयर से रिपीट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए जीन पियाजे 1896 से 8 लाइफ पीरियड है। ठीक है, was a Swiss psychologist who developed the cognitive theory of development। मतलब दिमाग का विकास कैसे होता है, इस पर इन्होंने, बच्चा कैसे सीखता है, कैसा लर्न करता है, उस पर इन्होंने ये थ्योरी दी हुई है। विच एक्सप्लेन्स हाउ चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज एंड थिंक डिफरेंटली एज दे ग्रो। जैसे जैसे छोटे से बच्चे बड़े होते हैं तो वो किस तरीके से उनका मेंटल ग्रोथ होता है, लर्निंग होती है, कैसे कैसे उनमें चेंजेस आते हैं उनके लर्निंग में, उनको उन्होंने डिस्कस किया है। हिज थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रंस थिंकिंग इवॉल्व्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। कैसे उन्होंने स्टेजेस में पूरी थ्योरी को बांटा हुआ है, और स्टेज वाइज कैसे बच्चे ग्रो होते हैं, उनकी थिंकिंग और लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है, उस पर बात करिए। ठीक है, लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग मैंने पूरी ही थ्योरी यहाँ पर डिस्कस कर दी है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस थ्योरी में। चलिए एलिमेंट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी। सबसे पहले इन्होंने कुछ 3 एलिमेंट्स बताए हैं, स्कीमा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक तो आपका जो यूपी टेट होता है, रीट होता है, या फिर सी टेट होता है, वहाँ ये बहुत पूछा जाता है। तो अगर एक बार आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो जब उसकी तैयारी के लिए आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, ये एक तरह का मेंटल फ्रेमवर्क है। जैसे कि आपके माइंड में, यहाँ पर आपके माइंड में कुछ जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है पहले से, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमाज आर मेंटल स्ट्रक्चर्स और फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपके पास एक मेंटल एक फ्रेमवर्क होता है, स्ट्रक्चर होता है, कि जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड में स्टोर करते रहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। लाइक अ चाइल्ड हैज़ ए स्कीमा फॉर डॉग। डॉग के लिए उसके लिए पास स्कीमा क्या है कि 4 लेग्ड एनिमल डॉग है, बट लेटर इट मॉडिफाइज व्हेन आफ्टर सीइंग कैट। अब अगर वो कैट भी तो 4 लेग्ड एनिमल है, तो क्या वो कैट को भी देखकर डॉग बोल सकता है? नहीं, वो देखेगा ना, फिर एनालिसिस नेक्स्ट करेगा कि नहीं ये तो कुछ डिफरेंट है,
तो उसको फिर अपने स्कीमा में मॉडिफाई करना होगा। तो दिस इज द कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ स्कीमा। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मीन्स होता है एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा। ओके, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, डॉग को देखा, 4 लेग एनिमल, उसके दिमाग में एक स्कीमा तैयार था, लेकिन कॉलिंग अ कैट अ डॉग बिकॉज बोथ हैव 4 लेग, अगर वो ये करता है तो दिस मीन्स अभी यहाँ पर कुछ उसको समझ में आना पड़ेगा कि अभी यहाँ पर कुछ उसे चेंज करना पड़ेगा। तो कॉलिंग अ कैट अ डॉग, डॉग को कैट नहीं बोल सकता ना, लेकिन दोनों के पास 4 लेग्स है, तो यहाँ पर एसिमिलेट करना पड़ेगा उसको, एक न्यू इन्फॉर्मेशन जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें भी ऐड करनी पड़ेगी कि कैट ब्लैक कलर की होती है, दूर से दिखाई पड़ती है, वो छोटी है उसका स्कीमा, तो उसको अकॉर्डिंग एसिमिलेशन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा न्यू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट है अकोमोडेशन, चेंजिंग schema when new information does not fit. एग्जाम्पल, रियलाइजिंग ए कैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डॉग। अब जब उसने जैसा कि उसने फिर देखा कि नहीं ये तो दोनों डिफरेंट हैं, देन वो उसको क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा। एकोमोडेट करने का मतलब अब अपने स्कीमा को चेंज कर देगा और उसमें उसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एकोमोडेशन, चेंजिंग इन स्कीमा एंड एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इज एसिमिलेशन। एंड लास्ट में आता है इक्लिब्रेशन, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू क्रिएट स्टेबल अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली इक्लिब्रियम का मतलब ये है कि जब उसने डॉग का स्कीमा ऑलरेडी उसके माइंड में था विच इज़ 4 लेग्ड एनिमल, फिर उसने कैट देखा, उसको लगा कैट भी डॉग है, ठीक है, लेकिन वो फिर बताएगा कि नहीं भाई ये तो कैट है, क्योंकि उसको न्यू इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि देख के तो समझ में आ रहा है उसको कि नहीं नहीं दोनों अलग हैं। ठीक है, तो वो दैट इज न्यू इन्फॉर्मेशन को जो जब ऐड करते हैं तो उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर उस एसिमिलेशन के बाद उसको स्कीमा को चेंज कर लिया, अब उसने ऐड किया पहले उस इन्फॉर्मेशन को, फिर अपने स्कीमा में स्टोर कर लिया, मतलब अपने स्कीमा को चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी लास्ट में क्या आता है, अब इसमें एसिमिलेशन एकोमोडेशन के बाद उसका माइंड स्टेबल हो जाएगा, मीन्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्योंकि जब स्टार्टिंग में उसने डॉग का स्कीमा फिट था और उसने कैट को देखा तो उसको उसके में एक डिसइक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उससे अलग बात आ गई, तो लास्ट में आ जाएगा फिर से इक्विलिब्रेशन, बैलेंसिंग हो जाएगी। क्लियर होगा, ये 3 एलिमेंट्स हैं। कभी कभी इन 3 एलिमेंट्स की ही बात खाली पूछ सकता है आपसे पियाजे की थ्योरी में, तो उनको ध्यान से समझ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मूविंग टू द, अब इनकी 4 स्टेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से 0 to 2 ईयर्स की बात यहाँ पर करते हैं, उस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। लर्निंग थ्रू सेंसेस, यहाँ पर बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू देखकर सुनकर उससे समझता है। ठीक है, डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन वेट नॉन सीन। तो स्टार्टिंग में देखिए 0 से 2, स्टार्टिंग में तो बच्चे को आप कोई चीज़ दिखाएंगे फिर उसको नहीं दिखाएंगे तो वो भूल जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 साल का होते होते लास्ट के पहुँचते 2 साल तक पहुँचते पहुँचते उसको पता हो जाएगा कि लाइक आप उसे कोई भी टॉय दिखाएंगे तो उसको पता है कि नहीं ये दिस इज़ माई टॉय, और अगर वो उसके सामने नहीं होगा तो उसे वो ढूंढेगा। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट अब उसके परमानेंट उसके दिमाग में आ चुकी है। लेकिन अगर 1 ईयर से कम का बच्चा है, आपने उसको कोई चीज़ दिखाई और थोड़े अगर उसके आंखों के सामने से चली गई तो दिस मीन्स वो उसको वापस से ढूंढेगा नहीं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है इसी में 2 ईयर्स के भीतर भीतर। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज विच इज़ 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक की इन्होंने बोला है स्टेज को प्री ऑपरेशनल। यहाँ पर आता है ईगो सेंट्रिज्म, डिफिकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चे को लगता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वही सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है। वो अपने पेरेंट्स को वही बात करने को फोकस करता है, बार बार वही कराएगा। उसे लगेगा कि उसे चॉकलेट खानी है क्योंकि उसका मन हो रहा है तो सबका मन हो रहा है, या उसे कोई गेम खेलना है तो सबका मन हो रहा है वो भी खेलेगा, तो इसे बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म। सेकेंड है सिम्बोलिक थिंकिंग, यूजिंग वर्ड्स इमेजेस फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो वो समझ, जैसे एप्पल बोला तो उसे पता है कि एप्पल का सिंबल वो कर लेगा कि हाँ पिक्चर्स को देखकर वो उनको रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा। बट लैक ऑफ कंजर्वेशन, डज नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप। लाइक यहाँ इस कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर ये है हमारी एक 100 ml की बॉटल लाइक दिस, और फिर एक ये है 100 ml का केन, ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर इसमें 100 ml का वाटर भर दें और इसमें भर दें और उससे कह दें कि कौन सा सेम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसको लगेगा ये ज़्यादा, ये हाइट वाइज दिख रहा है तो ये बड़ा है। दिस मीन्स वो उसकी ब्रेथ को नहीं देखेगा, उसका कंजर्वेशन नहीं है, अभी वो एक ही तरीके से सोचता है। तो यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ कंजर्वेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, 2 से 7 साल में वो इस तरह की चीज़ें पे काम ये चीज़ पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट विच इज़ 7 to 11 ईयर्स। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, ये अभी तो काम आएंगी ही और आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग बट लिमिटेड टू क्रिएट सिचुएशंस। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टू कॉन्क्रीट, मतलब जो सामने दिख रहा है उसके लिए लॉजिक आएगा, जो नहीं दिख रहा है उसको देखने में उसको दिक्कत होगी, वो उसको समझने में उसको दिक्कत आ सकती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है, कॉन्क्रीट सिचुएशंस पे वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगेगा। अंडरस्टैंड कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पर उसको ये समझ में आने लगेगा कि अगर जो है कंजर्वेशन का मतलब वही कि कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है या ये वाला बड़ा है या दोनों सेम है, ये उसको पता चल जाएगा। और रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे समझ लीजिए कि 2 + 2 अगर 4 है तो 4 तो ये इज इक्वल 2 + 2 इज इक्वल टू लाइक 1 + 3 है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4 है। इस तरह से वो चीज़ें समझने लगेगा, मीन्स उल्टा करके रिवर्स करके भी चीज़ें देखने लगेगा। ठीक है, ओके। कैन क्लासीफाई एंड ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली, और क्लासिफिकेशन तो आ ही जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन कलरिंग के लिए आ जाता है। 11 ईयर्स तक बच्चे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की करने लगते हैं क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग उनके में डेवलप हो जाती है, उनको एनालॉजीज भी समझ में आने लगती है। इफ दिस इज रिलेटेड टू दिस देन दिस इज रिलेटेड टू दिस। ओके, नाउ लास्ट स्टेज इनके उन्होंने बताई है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर्स अबव होती है। ये यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है बच्चों में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कैन थिंक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। क्लियर हो गया? तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे उन्होंने 4 स्टेजेस में पूरे बच्चे के कॉग्निटिव मतलब मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की बात करी है। नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करते हैं, ये बच्चा एक्टिव रहेगा, अपनी जो एक्टिविटी के थ्रू ही सीखेगा। इससे तो टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स कॉग्निटिव लेवल। एक तो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है तो आप उसे थर्ड ग्रेड की चीज़ नहीं बताएंगे, वो जिस कॉग्निटिव लेवल पर है उसी के अकॉर्डिंग, उसके ही अकॉर्डिंग लर्निंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड ऑन एक्टिविटीज़, बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा। लर्निंग शुड इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल्स, प्ले बेस्ड एजुकेशन, जो कि अब हमारी एजुकेशन भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में आती है। बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, इनकरेज एक्सप्लोरेशन, अलाउ स्टूडेंट्स टू डिस्कवर कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन, अपने आप वो एक्टिविटी करके अपनी लर्निंग को, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। एक्टिव लर्निंग, यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट टीचिंग, teach abstract concepts only when children reach to the formal operational stage। मतलब जब 11 साल से ज़्यादा का बच्चा हो जाएगा तब उसको एब्स्ट्रैक्ट, कि वो मेंटली भी उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट बिना सामने देखे, मतलब एक होता है मूर्त विच इज़ कॉन्क्रीट, जो सामने देखकर लॉजिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, और एक एब्स्ट्रैक्ट। तभी आपको देखना को भी मिलेगा कि मैथ्स के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बाद में ज़्यादा आने लगते हैं कि बच्चे को उसको कैलकुलेट करने में या उसको थिंक करने में ईजी पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंक्लूजन भी देख लेते हैं। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, लर्न एंड अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट। कंक्लूजन आप बड़ा सा भी लिख सकते हैं, अगर आपके 4 से 5 मार्क्स 5 पेज लॉन्ग आंसर्स के नहीं पूरे हो रहे हैं तो इसी को थोड़ा सा और एलिबरेट करके आप लिख देंगे, बट द होल थ्योरी यही है। ओके, आई होप कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस, हाथ बहुत जल्दी जल्दी आपको चलाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेंट थ्योरी एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अगेन दीज थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी चांसेस है। देखिए 23 में भी आई हैं शॉर्ट में और 24 में आया है लॉन्ग में, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम में सिलेबस में आ सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशनिंग की बात करते हैं, मतलब जैसे अभी तक हमने पियाजे की बात की, जो
बच्चे को खुद सोचकर, मतलब खुद डिस्कवर करने पर फोकस करते हैं, एक्टिविटी करके करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है और क्लासिकल, ये कंडीशनिंग की बात करते हैं, मतलब ये बिहेवियर की बात करते हैं, बिहेवियरिज्म थ्योरी पर बोलते हैं इनको, ठीक है, बिहेवियरिज्म और वो कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे। क्लियर? कैसे कंडीशनिंग करेंगे, मतलब कैसे बार बार बच्चे को सेम चीज़ें समझा के उसको वापस से रीइंफोर्समेंट करके बार बार रिपीट करा के एक्सरसाइज करा के उसे सिखाना, कंडीशनिंग करना उसकी, मतलब उसको किसी चीज़ से कोरिलेट करके। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले है ये इसको देखते हैं, फिर हम इस पर आएंगे ऑपरेंट थ्योरी पर। पहले हम लोग समझेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये दिए थे पावलोव ने, ठीक है। कभी कभी पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इससे क्वेश्चन आ जाता है, इसको ही खाली डिस्कस करने को आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें पावलोव कंडीशनिंग की। ये पावलोव नाम के जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिया था। कैसे इन्होंने पहले तो एक्चुअली ये थे तो फिजिसिस्ट बोल सकते हैं इनको, वो डाइजेशन पर ये काम कर रहे थे, लेकिन करते करते इन्होंने यहाँ से एक थ्योरी को डिस्कवर कर लिया, आप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये करते हैं, ये देखिए पहले तो समझ लेते हैं व्हाट इज स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि उसी पर ये बेस थ्योरी है, एसआर इसको बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है कि जिस चीज़ को देखकर, अगर आप किसी भी चीज़ को देखकर आप कोई रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, वो जो चीज़ है वो एक स्टिमुलस का काम करता है, उद्दीपक हिंदी में बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपने खाने की खुशबू आ गई, ठीक है, अगर आपके फेवरेट खाने की खुशबू आ रही है आपको, तो अपने आप आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है, वो जो उसकी खुशबू है खाने की, और रिस्पॉन्स क्या है कि आपके मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन होना, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या किया। जो उनका डॉग था, उन्होंने देखा कि फूड है, देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, उसका सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। बट अब स्टिमुलस में दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे होते हैं नेचुरल, ठीक है, खाने को देखकर मुंह में पानी आना एक नेचुरल थिंग है, ठीक है, और उसके अलावा एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। लेकिन खाने के साथ में अगर बेल बज रही है तो पानी नहीं आएगा ना मुंह में, न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। ये यहाँ पर कैसे सेट होता है हम देखते हैं। लाइक इसको बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, UCR, ठीक है। जब अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा या नेचुरल स्टिमुलस होगा, तो उन्होंने देखा कि जब भी डॉग उनका खाने को देखता है, उसके मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा ओके, तो खाना देखने के बाद उसका सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। उन्होंने यहाँ पर एक कंडीशनिंग करने का सोचा, बिफोर कंडीशनिंग में दूसरी सिचुएशन क्या ली, एक बेल को लिया, ठीक है, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस का काम कर रहा था। बेल को देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा डॉग, लेकिन खाने को देखकर उसके मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है। अब उन्होंने यहीं से कंडीशनिंग के काम की। ड्यूरिंग कंडीशनिंग उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने बेल रिंग करी, ठीक है, फिर उन्होंने खाना लाया, ठीक है। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स अगेन हुआ खाने को देखकर। फिर उन्होंने बार बार यही एक्सपेरिमेंट किया, बेल कर बजाई, फिर खाना दिया, खाना सिक्रेशन, सलाइवा का सिक्रेशन हुआ। तो बार बार करने से कंडीशनिंग डॉग की क्या हो जाती है कि जब बेल बजेगी फिर खाना आएगा और सिक्रेशन उसके सलाइवा का होने लगता है। मीन्स उसको पता चल जाता है कि ये उसका रिस्पॉन्स है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ओके। नेक्स्ट आफ्टर कंडीशनिंग, इस तरह से बार बार उस कंडीशनिंग करने के बाद एक टाइम के बाद बेल बजते ही डॉग के मुंह से सलाइवा का सिक्रेशन अपने आप होने लगेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे कंडीशनड स्टिमुलस। यहाँ पर बेल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, पहले वो न्यूट्रल था लेकिन अब उसकी कंडीशनिंग कर दी गई है, तो अब वो बेल के बजने पर भी सलाइवा का सिक्रेशन करेगा, ये उसका होगा रिस्पॉन्स। तो ये क्या है, बेल के बजने पर सलाइवा का सिक्रेशन इज अ कंडीशनड रिस्पॉन्ड, CR, ठीक है। जबकि पहले स्टार्टिंग में बिफोर कंडीशनिंग खाने को देखकर दैट वाज अ अनकंडीशंस रिस्पॉन्स। समझ में आ गया ये पूरा कि पावलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, बिफोर कंडीशनिंग क्या सिचुएशन थी, फिर उन्होंने एक न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशन किया, उसके बाद उस कंडीशनड स्टिमुलस से भी डॉग को रिस्पॉन्स आने लगा, विच वॉज कंडीशनड रिस्पॉन्ड,
तो यूसीआर और सीआर की ये पूरी थ्योरी थी इनकी। आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है। डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके हमारे, इनका नाम है इवान पेवलोव, साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया था। अब दूसरी जो थ्योरी है दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये है हमारी स्किनर की थ्योरी। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशन, बट आपको ये पूरा पढ़ के इस तरह से एक्सपेरिमेंट को भी मैंने जो बताया है वो एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर। अगर आ जाता है कि एक्सप्लेन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या क्लासिंग अलग अलग आ जाता है, ठीक है, तो आप इसी को फिर एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अब दूसरी है ऑपरेंट कंडीशन, तो सेकेंड इज ऑपरेंट, ये हमारे बीएफ स्किनर ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि इन्होंने चूहे पर किया था, ठीक है, रैट पर किया था। क्या किया था इनका काम, इन्होंने किया रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, इस पर इन्होंने काम किया था। ओके, मीन्स आप कह सकते हैं रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात इन्होंने की थी। कैसे की थी चलिए देख लेते हैं। स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज आर एसोसिएटेड विद, कैसे रिवॉर्ड, जैसे कि इन्होंने एक, हाँ, इनके साथ एक स्किनर बॉक्स बहुत फेमस है जो इन्होंने एक बॉक्स बनाया था, ठीक है, पूरा एक इन्होंने एक ऐसा करके बॉक्स बनाया था, स्किनर बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर इन्होंने रैट को बैठाया था और यहाँ पर एक लीवर लगाया हुआ था। 2 सिग्नल्स थे जैसा कि आपको दिख रहा है, एक रेड बटन है और एक ग्रीन बटन है, ठीक है। उसको कुछ दिन तक भूखा रखा, उसके बाद उन्होंने उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब बॉक्स में बंद करने के बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली चूहा आराम से बॉक्स के अंदर तो बैठेगा नहीं, वो इधर उधर उधर घूमेगा। फिर एकदम से उसका हाथ लीवर पे पड़ता है और जब ग्रीन उस पर लीवर पे पड़ा तो उस खाने की प्लेट सामने आती है, ठीक है, लीवर हटता है और यहाँ से खाने का प्लेट सामने आता है। तो यहाँ से क्या हुआ, उसको रिवॉर्ड मिला। अभी देखिए बाहर खाना उसको दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टिमुलस नहीं है, नो स्टिमुलस इज देयर। जब वो काम करता है तब उसको खाना मिलता है, ठीक है, मीन्स जब वो लीवर को प्रेस करता है तब उसे खाना मिलता है। तो उसकी कंडीशनिंग इस अकॉर्डिंग की जाएगी कि व्हेन इट विल प्रेस द लीवर देन इट विल गिव फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो यहाँ से उसकी कंडीशनिंग करी जा रही है, इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव, मतलब अगर वो ग्रीन बटन वाला लीवर प्रेस कर रहा है तो उसे मिल रहा है खाना, तो ये हो गया एक पॉजिटिव कंडीशनिंग। लेकिन इसी बात पर अगर वो रेड बटन का लीवर कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसको करंट लग रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हुए इस थ्योरी को इस तरह से चूहे पे एक्सपेरिमेंट करके अपना डिस्क्राइब किया था। चलिए आई होप कि आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। अब हम इन दोनों का डिफरेंस से पूरी थ्योरी समझ लेंगे और 2 डिफरेंस आता है, ये थ्योरी आप सब लिख लेंगे, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर एंड क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पेवलोव आर 2 फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन साइकोलॉजी। ये फंडामेंटल थ्योरीज हैं, इन पे क्वेश्चन जरूर आता है। मेन डिफरेंस दोनों का क्या है आप देख लेते हैं। डेफिनेशन, लर्निंग अकर्स बाय एसोसिएटिंग 2 स्टिमुली, 1 न्यूट्रल एंड 1 नेचुरल। अभी मैंने बताया ये नेचुरल क्या था, फूड था, और न्यूट्रल क्या था, बेल थी, ठीक है। इन दोनों के थ्रू उन्होंने इन दोनों की कंडीशनिंग करा दी। किसकी कंडीशनिंग करा दी, बेल की कंडीशनिंग करा दी। अब डॉग बेल बजने पर भी सलाइवा का सिक्रीशन कर रहा है, मीन्स रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से डेफिनेशन आ गई हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की। दूसरी तरफ देख लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की क्या है। स्किनर ने बोली लर्निंग अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बिहेवियर। इन्होंने माना कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू लर्निंग होगी। लाइक जब वो ग्रीन बटन वाला जो चूहा है बार बार लीवर प्रेस करता है, उसे खाना मिलता है, दिस मीन्स वो दैट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और इसके थ्रू उसको खाना मिल रहा है, वो बार बार वही करेगा। मतलब ग्रीन लीवर वाले का कंडीशनिंग उन्होंने उसके कराने की कोशिश की। फाउंडर इसके कौन है, इवान पेवलोव, इसके हैं बीएफ स्किनर, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ये रशियन थे। की कॉन्सेप्ट देखिए, डिफरेंस से आप इस पूरी थ्योरी को ऐसे डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, अपने माइंड में पूरा सेट कर लीजिएगा। की कॉन्सेप्ट इनका क्या था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन एंड न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बेल थी, पेयर्ड कर दिया विद अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि फूड था, एक अनकंडीशन था, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं थी, खाना देखकर सलाइवा का सिक्रेशन हो ही रहा था। फिर उन्होंने एक बेल को जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसकी कंडीशनिंग कर दी, बेल बजाया, फिर फूड दिया,
सलाइवा सिक्रेशन, और आखिरी में बेल बजते ही उसका सलाइवा सिक्रेशन होने लगा, मतलब वो न्यूट्रल स्टिमुलस जो था वो कंडीशनड स्टिमुलस में बदल गया। ठीक है, जबकि इनका क्या था, बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेज रिलेशनशिप। बिहेवियर इज स्ट्रेंथन और वीकेंड बेस्ड ऑन द रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ग्रीन बटन वाला लीवर प्रेस करने पर उसे खाना मिल रहा है, लेकिन रेड बटन वाला लीवर प्रेस करने पर उसे करंट मिल रहा है। दिस मीन्स वो उसको क्या बताया जा रहा है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, की ये करेगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, दैट ये करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। वो कंडीशनिंग दिमाग में की जा रही है। ठीक है, लर्निंग की टाइप ऑफ लर्निंग इसकी कैसी है, इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, यहाँ पर हाथ पैर चलाना नहीं, इनवॉलेंट्री सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है कि आपको हाथ पैर चलाना, मतलब हाथ चलाना, लीवर प्रेस करना है, जब चूहा लीवर प्रेस कर रहा है तो ये एक वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन, सलाइवा करना, सिक्रेशन, ब्लिंकिंग करना, ये सब नेचुरल रिस्पॉन्सेस पर था। जबकि यहाँ पर पर्पसफुल रिस्पॉन्सेस थे, जैसे कि प्रेसिंग अ लीवर या कंप्लीटिंग अ होमवर्क। बच्चे को दिया जाएगा कि होमवर्क करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा और नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अ डॉग, अगेन वही वाला एग्जाम्पल है, अ डॉग सलाइवेट्स एट द साउंड ऑफ ए बेल आफ्टर लर्निंग इट्स सिग्नल्स। स्टूडेंट स्टडीज मोर बिकॉज दे परसीव प्रेज और गुड ग्रेड्स। ठीक है, यहाँ पर इनका क्या है, नो रीइंफोर्समेंट, ओनली एसोसिएशन विद स्टिमुली, लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट मीन्स रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं टू स्ट्रेंथन और वीकन बिहेवियर। एप्लीकेशन इन एजुकेशन कैसा है, यूज्ड इन हैबिट फॉर्मेशन, एसोशिएटिंग स्कूल बेल्स विथ क्लास स्टार्ट। ठीक है, यूज्ड इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, गिविंग रिवॉर्ड्स और कंप्लीटिंग होमवर्क। क्लियर हो गया, ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला है कि आपको कंक्लूजन लिखेंगे, 2-3 लाइन्स आपकी और बढ़ जाएंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग इज पैसिव, इन्वॉल्व्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं करनी, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आएगा। बट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एक्टिव, यहाँ पर आपको कुछ करना पड़ेगा तब आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, टू शेप अप बिहेवियर लर्निंग। तो इस तरीके से वो रिवॉर्ड जो स्किनर हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर को चेंजेस में बिलीव करते हैं। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि वो स्टिमुलस और स्टिमुली के और रिस्पॉन्स को कंडीशन करके बिहेवियर में चेंज लाने की बात करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अगेन ये थ्योरी पूरे चांसेस हैं इस बार भी आएगी। 23 में तो आई हुई है, क्वेश्चन हिट पेपर 23 का है। आई थिंक 24 में भी इसमें कुछ पूछा है, मैंने शायद यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। 24 में भी एक पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये भी लर्निंग की थ्योरी है, इसमें क्या क्या होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन जब अगर आएगा तो इसमें पूरी ही थ्योरी आपसे पूछ देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, बट अगर इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पूरी फुल थ्योरी को डिस्क्राइब करने को आपको बोल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं थॉर्नडाइकर ने क्या किया था। थॉर्नडाइकर एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में एक कैट को बंद कर दिया। इसके बाद उस खाना बाहर रख दिया है। अभी उन्होंने खाना बाहर रख दिया, अब खाना कैट को कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर वो भूखी है तो उसे खाना चाहिए होगा। वो ट्राई करेगी। तो बेसिकली इनकी जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। ठीक है, तो कभी कोई नाम से आता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइकर। ठीक है, थॉर्नडाइकर इसको एक्सप्लेन करने को आता है, तो हम इसको समझेंगे। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है कि उसने किया, अब उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन नहीं। तीसरे में उसने क्या किया, एकदम से उसने लीवर प्रेस किया। लीवर प्रेस करते ही ये डोर ओपन हो गया और उसको खाना मिल गया। ठीक है, तो उसने कई बार वहाँ पर लीवर में हाथ पैर चलाए, ट्रायल किया, और एक बार गलती से, हर बार के ट्रायल में एक बार वो लीवर खुल गया। जैसे ही लीवर खुला उसे खाना मिल गया। ठीक है, तो उसने सीखा, फिर उसने अगेन ट्राई किया, फिर वो आसपास से उन्होंने उसको बंद किया, फूड को बाहर रखा, अगेन उसको वैसे ही खाना मिला लीवर प्रेस करने का। और ये ट्राई करते करते एक बार लास्ट में क्या होगा, उसको पता चल जाता है कि लीवर प्रेस करने पर उससे खाना मिलता है। तो बार बार वो ट्राई एंड एरर मेथड के थ्रू वो लास्ट में वो सीख जाती है कि कैसे उसको खाना मिलता है। ठीक है, लिवर प्रेस करने पर खाना मिलता है। तो दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइकर का है। इसमें सिर्फ लॉ ऑफ रेडीनेस बोला है, लेकिन मैं यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इन्होंने
3 प्राइमरी लॉज दिए थे, ठीक है। इसमें नंबर 1 था लॉ ऑफ रेडीनेस, नंबर 2 था लॉ ऑफ एक्सरसाइज और नंबर 3 था लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने टोटल 8 सेकेंडरी लॉज भी दिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से लॉ ऑफ रेडीनेस की बात इन्होंने की है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब कि अगर बच्चा उस चीज़ को सीखने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो वो कैसे सीखेगा, वो ट्रायल एंड एरर करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले ये है कि बच्चे को रेडी होना चाहिए कुछ सीखने के लिए। दूसरा है जब वो रेडी है तब उसको बार बार एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करवा के हम वो चीज़ सिखाएंगे। और लास्ट में क्या है, इफेक्ट। और आप जब वो बच्चा सीख जाएगा तो वो उसका इफेक्ट आएगा, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा सीखने के बाद। तो दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। क्लियर है। और यहाँ पर 8 सेकेंडरी लॉज भी हैं जिनको अगर आपने कहीं से पढ़ रहे हैं बुक से तो एक बार उनको भी देख लीजिएगा। ये 3 प्राइमरी लॉज हैं, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैट पे किया था। इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हम लॉ और रेडीनेस की बात करेंगे जो यहाँ पर एक्सप्लेन करने को कहा गया है। Definition of law of learning occurs effectively when a learner is physically, mentally, emotionally ready to learn. लर्न के लिए अगर रेडी ही नहीं है बच्चा तो आप उसे कैसे सिखाएंगे, सिखाना ही इम्पॉसिबल है। इफ़ अ पर्सन इज रेडी टू लर्न दे एक्सपीरियंसेस सेटिस्फैक्शन व्हेन अलाउड टू डू सो। जब वो करते हैं ऐसा फिर उनके बाद में उनको उसका इफेक्ट क्या आता है, उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर वो रेडी है सीखने के लिए। इफ़ अ पर्सन इज नॉट फोर्स टू लर्न नॉट रेडी दे एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। की एस्पेक्ट ऑफ रेडीनेस क्या है, व्हेन अ लर्नर इज रेडी टू लर्न लर्निंग हैपेंस स्मूथली। A student who is eager to solve math problem learns faster. If a learning is forced to learn without readiness, they feel frustration. Explain the example of a child forced to study before playtime may become disinterested. Next, if a learner is prevented from doing an activity they are ready for, they feel dissatisfaction. अगर वो रोका जाता है उन्हें किसी एक्टिविटी को करने के लिए जिसको वो करना चाहते हैं तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन अ क्विज बट नॉट गिवन द चांस फील्स डिसअपॉइंटेड। क्लियर हो गया। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। इसी तरह से एक्सरसाइज और वो भी करे जाते डिस्कस करने हैं, आपको पढ़ने हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, टीचर शुड असेस स्टूडेंट्स रेडीनेस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक। बच्चा कितना रेडी है पढ़ने के लिए, इंट्रोड्यूस करने से पहले उनको ये असेस करना चाहिए। लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। पहले बच्चे को आप मोटिवेट करेंगे देन उसको लर्निंग के लिए लेकर जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होगा जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, जब तक वो रेडी नहीं होगा सीखने के लिए आपको सिखाना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, ठीक है। अवॉइड फोर्सिंग स्टूडेंट टू लर्न व्हेन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एज इट लेट्स टू रेजिस्टेंस। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन टू एनहेंस एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तभी तरह तरह के गेम्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। Thandekar law of readiness emphasizes that learning is most effective when students are prepared and motivated. अगेन मैंने बताया कंक्लूजन को थोड़ा सा आपको कंटेंट को और ज़्यादा एलोबरेट करके और बढ़ा के लिखने में, सिंस बोला आपको कि 1 से 1.5 पेज में आंसर लिखना है तो आप ज़रूर इंक्लूड कर दीजिएगा लास्ट में। टीचर शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग रेडीनेस इन स्टूडेंट्स टू इंश्योर मीनिंगफुल एंजॉयबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ओके, तो आई होप कि यहाँ से समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये थाइंडाकर भी आप पढ़ के जाइएगा। इस बार लॉ ऑफ रेडीनेस आया है, मे बी पूरी थ्योरी को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने लॉ ऑफ रेडीनेस और एक्सपेरिमेंट तो डिस्कस कर दिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट को भी आप पढ़ लीजिएगा अपने इजी नोट से या अगर आपके पास बुक है तो उससे, ठीक है। तो पूरी थ्योरी तैयार हो जाएगी आपकी। मूविंग टू द नेक्स्ट, डिस्कस एनी वन थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रिफर्स टू हाउ नॉलेज और स्किल लर्न इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। ये भी थेंडरकर ने थ्योरी दी हुई है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विद रॉबर्ट एस वुडवर्थ के साथ मिलकर, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इसी के अंदर यहाँ पर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये इस पर बात की गई, विच एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच लर्निंग ट्रांसफर अकर्स। लर्निंग एक ट्रांसफर प्रोसेस है ना, मीन्स कोई एक नॉलेज दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है, मीन्स बता रहा है तो कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है। तो एक सिचुएशन में जो लर्निंग है वो दूसरी सिचुएशन को कैसे इम्पैक्ट करती है, इस पर बात करेंगे। मेन फीचर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी विच इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर बेस्ड है। लर्निंग ट्रांसफर्स व्हेन टू सिचुएशंस शेयर कॉमन एलिमेंट। The greater the similarity between two tasks, the more easily transfer of learning. ठीक है ना, जैसे कि मैथ्स के 2 चैप्टर्स हैं, अगर सेम टॉपिक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, सिखा दिया तो वो एक सिमिलर टॉपिक हो गया, जल्दी इजी हो जाएगा लर्नना। लेकिन अब एक तरफ आपने एडिशन सिखाया और दूसरी तरफ आप जंप करके मेजरमेंट पे, तो बच्चे को स्विच होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो 2 सिचुएशन में अगर कुछ कॉमन एलिमेंट है, जैसे आपने एडिशन सिखाया फिर उससे रिलेटेड आपने वर्ड प्रॉब्लम एडिशन की करा दी, तो वो से ईजी होगा कि टोटल का मतलब निकालना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से इफ 2 सिचुएशन लैक कॉमन एलिमेंट, नो ट्रांसफर अकर। लेकिन अगर हमने बात करी एक साइड मैथ्स की और दूसरी साइड कर दी हिस्ट्री, ठीक है, तो 2 सिचुएशन बिल्कुल ही अलग हैं, सेम टाइम पे आप कोरिलेट करेंगे, या मतलब जहाँ पे कॉमन एलिमेंट नहीं है लर्निंग में, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हम प्रीवियस स्टडीज़ से इंक्लूड करके या प्रीवियस स्टडीज़ के बेसिस पर नई स्टडी सिखाते हैं। प्रीवियस नॉलेज जो है उससे इंक्लूड करके या उससे कनेक्ट करके हमें नई चीज़ें सिखानी है। तो जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें प्रीवियसली बच्चे को जो कुछ पता है उसके थ्रू और उस कॉमन एलिमेंट के थ्रू आप उस सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बिल्कुल लैक ऑफ कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन नहीं है, तब आप सिखाएंगे तो ये हेल्प नहीं करेगा, बल्कि डिसइंटरेस्ट बच्चों को में पैदा कर सकता है। ट्रांसफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रांसफर कैसे है, वन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स, अगर पहला जो उसको पता है तो नए टास्क को करने में उसको हेल्प मिलेगी, तो एक पॉजिटिव ट्रांसफर यहाँ पर आएगा। लेकिन मान लीजिए उसको कुछ पता नहीं है, हमने कुछ नया ही बिल्कुल इंटरेस्ट किया, तो वहाँ पर आता है कि वो नेगेटिव ट्रांसफ़र है, क्योंकि मे बी उसको लर्निंग में उतना मज़ा ना आए, या मे बी वो सीखा हुआ है पहले से कुछ और, हम उसको नई चीज़ सिखा रहे हैं, प्रीवियस लर्निंग से बिल्कुल अलग है, तो इसे नेगेटिव ट्रांसफ़र में आएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है हमारा क्या इसका क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगर थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ जाए तो भी आप यही लिखेंगे, ठीक है ना, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी, जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र हेल्प्स लर्निंग कैसे करता है। लर्निंग टू ड्राइव अ कार, फिर ड्राइविंग अ ट्रक, सिमिलर स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग स्किल्स हैं, ठीक है। जबकि लर्निंग मैथमेटिक्स, सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, कॉमन कैलकुलेशंस, तो अगर मैथ्स सीखा है तो आप फिजिक्स भी अच्छे से कर लेंगे। कार चलानी आती है तो आप ट्रक को चलाना, या बड़ी गाड़ी को, छोटी गाड़ी चलाते हैं तो बड़ी गाड़ी चलाना आसान हो जाएगा, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र का काम करेगा। लेकिन उसके बाद ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइसिकल एक अदर्स पैटर्न है, ठीक है, मैकेनिज्म है, और ड्राइविंग का कार एक अलग मैकेनिज्म है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव ट्रांसफ़र का काम करेगा। और ज़ीरो ट्रांसफ़र कहाँ पे है, लर्निंग पेंटिंग, लर्निंग कुक, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट इज़ ए ज़ीरो ट्रांसफ़र। मतलब यहाँ पर आप नई चीज़ सीखेंगे, ऐसा नहीं कि सीखेंगे नहीं, लेकिन पहली वाली थ्योरी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ पर लर्निंग का, मतलब वो हेल्प नहीं हो रहा है। ये थ्योरी पूरी किस पर है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पर, कि एक लर्निंग दूसरे लर्निंग में कैसे हेल्प करती है, ठीक है। तो कमिंग टू द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। करिकुलम प्लानिंग सब्जेक्ट शुड बी कनेक्टेड, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, यूजिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस। स्किल्ड बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुड रिजेंबल रियल लाइफ टास्क, रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू बच्चे को समझाते हैं। यूज़ ऑफ एनालॉजीज, टीचर शुड यूज़ फैमिलियर एग्जाम्पल टू न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे कि वो एनालॉजीज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि इफ़ दिस इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू बी देन सी इज रिलेटेड टू, तो जिस कंडीशन में ये रिलेशन है उसी कंडीशन में यहाँ भी हम रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। तो एनालॉजीज के थ्रू बच्चे को सिखाना। नेक्स्ट आता है वोकेशनल एजुकेशन, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग शुड इंक्लूड
skill applicable to real jobs. And nurturing students practicing or mannequins. Conclusion, Thundeker element theory explains that learning of transfer depend on the similarity between the learning situations and the new situation. तो इन्होंने बताया है कि अगर सिमिलैरिटी है तो चीज़ें आसान होती हैं सीखना, लेकिन अगर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के थ्रू और अगर नई नई चीज़ें सीखना है तो कभी कभी वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ क्लैरिफाइड द डिफरेंस बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. इस पे आ जाते हैं. ये भी क्वेश्चन आपका 23 में आया हुआ है. ठीक है, चलिए देखते हैं. टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस की बात आपकी यूनिट 3 में होती है. डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट. इंटेलिजेंट टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़. टेस्ट कहाँ पे किए जाते हैं? उनकी कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए. दीज टेस्ट आर ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल. 2 तरीके से टेस्ट होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. ठीक है, समझते हैं ध्यान से. डेफिनेशन सबसे पहले देखिए, मैंने इस तरह से बता दिया है पॉइंट्स वाइज कि आपको जब थ्योरेटिकल भी पूरा ऐसे लिखना होगा तो भी लिख लेंगे, अदरवाइज पॉइंट वाइज ईजी होता है समझने में. ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे लिखिए या वर्बल टेस्ट डाल के फिर डेफिनेशन, नेचर, क्वेश्चन और इसके बाद दूसरा कर दीजिए, या आपको अगर डिफरेंस में आता है तो आप ऐसे बीच में एक लाइन खींच के इस साइड उस साइड ऐसे ही लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए. मेजर इंटेलिजेंस यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन. लाइक यहाँ पर वर्बल में क्या है? रीडिंग, राइटिंग, वर्बल, रीजनिंग. जबकि नॉन वर्बल कैसे मेजर करता है इंटेलिजेंस को? पिक्चर दिखा के, डायग्राम दिखा के, सिंबलिक प्रॉब्लम्स बता के, विदाउट रिक्वायरिंग लैंग्वेज. इसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता है. नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं? इंक्लूड्स वर्ड बेस्ड टास्क सच एज कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसके आप पढ़ के उससे क्वेश्चन आंसर बताइए, वो क्या पूछा जा सकता है. एनालॉजीज दी जाएंगी, इफ दिस इज रिलेटेड टू दिस एंड हाउ दिस इज रिलेटेड टू दिस, लाइक दिस, या लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू. जबकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे होते हैं? ये विजुअल बेस्ड टेस्ट होते हैं. जैसे एक आपने पढ़ा होगा वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, तो सेम वही है यहाँ इंटेलिजेंस टेस्ट. दोनों से ही इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है. और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आती है ना. तो जहाँ पैटर्न के थ्रू, पजल्स के थ्रू आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाती है वो नॉन वर्बल में आ जाता है. और जहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन या वोकैब या नंबर सीरीज कंप्लीट करना, ये सब, तो वो वहाँ पर आ जाता है वर्बल में. पजल्स, पिक्चर्स, कॉम्प्रिहेंशन या स्पेशल रीजनिंग मीन्स पिक्चर्स के थ्रू, वही बात. स्किल टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज रीजनिंग, वर्बल प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल रीजनिंग, स्पेशल अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इमेजेस. पैटर्न वाला एक क्वेश्चन आता है ना नॉर्मल में, क्लियर हो गया होगा. सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर हु लिटरेट, जो भाई पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये टेस्ट इजी है वर्बल वाला. एंड कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट, और जो लैंग्वेज की अगर टेस्ट लेनी है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पढ़ने या लैंग्वेज बोलने में डिफिकल्टी है, लैंग्वेज को रीड राइट करने में डिफिकल्टी है, या इलिटरेट है, तो उनके लिए लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड जो डिफरेंट वाले हैं, तो उनके लिए हम इस तरह से विजुअल्स के थ्रू नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट. ये हमारे जो नॉन वर्बल टेस्ट हैं उसमें रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और इनका कोल का ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट आता है. इसके एग्जाम्पल है. ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंसेस का अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है. वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्वेश्चन कैसे है? इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर फेड क्विकली, डज इट मीन्स सम रोजेज फेड क्विकली. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक लॉजिकल रीजनिंग है. ठीक है, नॉन वर्बल में क्या होता है? एक पैटर्न ऑफ शेप इज गिवन एंड द टेस्ट मेकर मस्ट चूज द नेक्स्ट शेप इन द सीक्वेंस. तो जैसे एक तरह के कई पैटर्न दिए हुए हैं, लाइक ये दिया है, फिर ये 2 हो गया है, फिर ऐसे 3 दे दिया है, फिर ऐसे करके, तो यहाँ पर वो चौथा क्या होगा वो बताए. ठीक है, ऐसे करके, तो वो पैटर्न के थ्रू बताना. स्किल बेस्ड पैटर्न रिकॉग्निशन, स्पेशल रीजनिंग. तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल. आ जाते हैं एजुकेशनल इंप्लीकेशंस पर. वर्बल टेस्ट आर यूज्ड इन एकेडमिक सेटिंग्स वेयर लैंग्वेज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट. नॉन वर्बल हेल्प्स इन असेसिंग इंटेलिजेंस इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज. अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है या मल्टीलिंगुअल क्लास है, मतलब कई तरह की लैंग्वेज यूज़ करने वाले बच्चे हैं क्लासरूम में, तो वहाँ पर नॉन वर्बल ज़्यादा हेल्पफुल होगा.
द टेस्ट्स हेल्प टीचर्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बेटर। टेस्ट के थ्रू बेटरली समझ सकते हैं कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट मेजर लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग, while non-verbal test measures visual and spatial intelligence. Non-verbal tests are useful in case where language may be barrier. ओके जहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वहाँ पर नॉन वर्बल टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जहाँ लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग करनी है तो वहाँ वर्बल टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों ही इंटेलिजेंट टेस्ट हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत ईजिली मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर वर्बल में आप लिख सकते हैं, जैसे कि एक टेस्ट होता है वर्बल आईक्यू का टेस्ट होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो आईक्यू टेस्ट होता है वो वर्बल में आ जाता है। आई थिंक ये कुछ यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है। स्टैनफोर्ड का जो टेस्ट का एक होता है, स्टैनफोर्ड और बिनेट का इंटेलिजेंट टेस्ट, वो एग्जाम्पल पे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट दो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में इसके लिए लिख सकते हैं, वर्बल के लिए आईक्यू टेस्ट एंड स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ये आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर 23 में, एक रोशर्स इंक ब्लॉक टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। Rorschach इंक ब्लॉक टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट डेवलप्ड बाय ए स्विस साइकियाट्रिस्ट हर्मन रॉर्शच in 1921. It is used to analyze individuals' personality characteristics, emotions, and thought processes based on their interpretation of ambiguous ink block images. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे रैंडम से इमेजेस बना के उन अस्पष्ट सी, मतलब देखी होंगी आपने कई तरह की वो पहचान, मतलब तरह तरह के इंक के ब्लॉट्स देख के उसके बाद उन्होंने उस पर समझाया है। उसके थ्रू उन्होंने इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसको एनालिसिस करने की बात करी है। The test consists of 10 standardized ink blot images, which are symmetrical and ambiguous. Subject is shown to each ink block and asked to describe what they see. ठीक है, their responses are then realized to reveal underlying thoughts and emotions. फिर उन पिक्चर्स को देखकर पर्सनालिटी जो कुछ अपना क्या वो देख सकते हैं बताते हैं, उसके बेसिस पे वो उसके थॉट्स, इमोशंस और पर्सनालिटी का ट्रेड का के बारे में एनालिसिस करते हैं। प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ इंक ब्लॉट्स। द एग्जामिनर शो 10 इंक ब्लॉट्स, सम ब्लैक एंड वाइट एंड अदर कलर्स, वन एट ए टाइम। ठीक है, द रिस्पॉन्स कलेक्शन, उसके बाद जो उसका देखकर रिस्पॉन्स करता है आपका पर्सनैलिटी इंडिविजुअल, उसके बेसिस पर द सब्जेक्ट डिस्क्राइब दैट व्हाट दे सी इन ईच ब्लॉट, इंक ब्लॉट, क्या देखते हैं वो उनसे पूछते हैं। फिर इंक्वायरी फेज, द एग्जामिनर में आस्क द सब्जेक्ट टू एलेबोरेट देयर रिस्पॉन्सेज। फिर वो पूछ भी सकते हैं कि अगर आपको ये दिख रहा है तो ऐसा क्यों दिख रहा है। नेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज लोकेशन वो एनालाइज करते हैं, और कौन सा बेसिस होता है? लोकेशन। विच पार्ट ऑफ द इंक ब्लॉट वॉज फोकस्ड ऑन, किस पे उन्होंने फोकस किया, उन्होंने किस कलर, शेप और शेडिंग पर फोकस किया। कंटेंट पे, जैसे एनिमल का है, ह्यूमन का है, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, किस पे फोकस किया, और ओरिजिनली कॉमन और यूनिक रिस्पॉन्सेज, इनके बेसिस पर वो पर्सनालिटी को एनालिसिस करते हैं। सिग्निफिकेंस इन पर्सनालिटी मेजरमेंट, अनकॉन्शियस माइंड एक्सप्लोरेशन, सिंस द इमेजेस आर एम्बिगुअस रिस्पॉन्सेज आर बिलीव टू रिवील अनकॉन्शियस थॉट्स एंड इमोशंस। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है इमेजेस में, तो जो आप देख कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो थॉट प्रोसेस है अनकॉन्शियस, उस पर वो एनालिसिस करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ, इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग कंडीशंस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, depression and anxiety. Personality traits, it assesses introversion, extroversion, aggression, creativity and coping mechanisms. सब तरह की पर्सनैलिटी जो हो सकती है कि इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या एग्रेशन है, क्रिएटिव है, ये सारी चीज़ें उनके बेसिस पे उन्होंने एनालिसिस की। क्रिटिसिज्म ऑफ रॉर्शच टेस्ट, सब्जेक्टिविटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्पॉन्स वेरीज बिटवीन एग्जामिनर, क्योंकि इंटरप्रेट करने वाले एक एग्जामिनर है जो उसको देखकर इंटरप्रेट करेगा, अगर उसने ऐसा किया है तो क्यों। तो समटाइम्स क्या होता है, ये इंटरप्रिटेशन भी रॉन्ग हो सकता है। लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडिटी, सम साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यूज दैट द टेस्ट लैक्स रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। कल्चरल बेस्ड रिस्पॉन्सेज में डिफर बेस्ड ऑन पर्सन्स बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस।
Concluding, the Rorschach ink blot test is a widely used projective technique in psychology. While it provides insights into personality and emotions, it should be used alongside other psychological assessment for a more comprehensive evaluation. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा evaluation चाहिए comprehensive, तो ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं रहना है, आप अलग भी psychological assessment आपको करने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पर कुछ ब्लॉट टेस्ट के लिए पिक्चर से यहाँ पर इस तरह से ये दिखाकर पर्सनालिटी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में एनालिसिस करते थे। तो यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अच्छे से इस पूरे को देखिएगा। इसमें जो 3 थ्योरीज हैं, पैवलोव, थॉर्नडाइकर और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और स्किनर की थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे ज़रूर आ सकते हैं इस बार, 100% आने के चांसेस हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।